नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम फरवरी माह 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप। बता दें कि 15 फरवरी से मलेशिया में शुरू हो रहे एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ ने एक नई टीम की घोषणा की है। इस टीम में छत्तीसगढ़ से आकर्षी कश्यप को शामिल किया गया है और साथ ही मालविका बंसोड़ इस टीम की कप्तान बनाई गई है। इस टीम का चयन करते समय BAI ने पिछले महीने चेन्नई और हैदराबाद में खेले गए 2 अखिल भारतीय रैंकिंग टूर्नामेंटों के प्रदर्शन को महत्व दिया है। इसमें मूलतः नागपुर की रहने वाली मालविका पिछले 5 सालों से रायपुर में ट्रेनिंग कर रही थी। उनके कोच भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। इन दोनों टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे उन्हें ही टीम में जगह दी गई है। इस चैंपियनशिप के महिला टीम में मालविका बंसोड़ को और पुरुष टीम में लक्ष्य सेन को कप्तानी सौंपी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। प्रदेश की राजधानी रायपुर के कंकाली पारा स्थित छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में प्रदेश का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय शुरू किया गया है। बोर्ड ने फर्स्ट फ्लोर में 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई है। इस लाइब्रेरी के लिए लगभग 1000 किताबें खरीदी गई हैं। इसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी 500 से ज़्यादा किताबें हैं। गांधी जी से जुड़ी किताब पढ़ने के साथ ही युवा यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी लगभग 500 किताबें यहाँ रखी गई हैं। इस पुस्तकालय में एक साथ करीब 100 लोग बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और मेंबरशिप पूरी तरह फ्री है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। राज्य के बस्तर जिला जगदलपुर में राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। इस अकादमी में बस्तर के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट तीरंदाजों को आवासीय एवं गैर आवासीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा दिया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों को विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप जगदलपुर क्रीड़ा परिसर में 120 मीटर का सुरक्षित आर्चरी रेंज तैयार किया गया है। इसमें इंडियन आर्चरी के साथ ओलंपिक के इवेंट रिकवर एवं कंपाउंड के 50-60 खिलाड़ी एक साथ एक समय में अभ्यास व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 30 मीटर इंडोर आर्चरी रेंज की भी सुविधा खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई है ताकि बरसात के दिनों में भी प्रशिक्षण प्रभावित न हो। इस अकादमी का उद्देश्य राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाओं, उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के माध्यम से ओलंपिक में मेडल लक्ष्य को हासिल करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा अकादमी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव ने। कोंडागांव जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया गया है। इसके तहत अब महिलाएं बिना थाने गए पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सकती हैं। कोंडागांव पुलिस ने ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें एक बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पुलिस की कॉल पहुंच जाएगी और एक क्लिक से ही परिजनों के पास पते के साथ ही मैसेज भी पहुंच जाएगी। इस ऐप में लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही कोंडागांव पुलिस सहायता के लिए पहुंच जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 किस सत्र से लागू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2022-23 से। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में अगले सत्र 2022-23 से लागू की जाएगी। यह नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव लाने वाली है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात कही गई है ताकि वह शैक्षणिक रूप से उन्नत हो और जीवन में चहुमुखी विकास कर सके। इस नई शिक्षा नीति 2020 में व्यक्तित्व विकास एवं वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आयोग द्वारा सभी निजी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने के लिए कहा है
जिससे विद्यार्थियों से उनकी अभिरुचि के हिसाब से विशेषज्ञ नियमित रूप से संवाद कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, मदनवाड़ा हमले की न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इसके न्यायिक जांच समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव। बता दें कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 साल पहले हुए नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीके चौबे सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसकी न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी है। राज्य सरकार ने 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब जांच रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही कर इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन की बैठक के दौरान कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाव को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32। हाल ही में छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाव को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। प्रदेश में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण 4ठी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। यहाँ शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत जलती रहेगी। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के निर्माण का भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों 3 फरवरी को किया गया। बता दें कि 1972 में इंदिरा गांधी ने देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही है। केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया है और इसी के तर्ज पर अब राजधानी रायपुर में भी शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। छत्तीसगढ़ के जिन सपूतों ने वर्दीधारी सेवाओं में जाकर देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में देश भर के जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी शहादत का सम्मान हम छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के माध्यम से करेंगे। इसकी दीवार लगभग 25 फीट ऊंची एवं लगभग 100 फीट लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। इस दीवार की मोटाई 3 फीट की होगी। मेमोरियल टावर की स्थापना अर्धचंद्राकार दीवार के सामने बलुआ पत्थर ब्राउन वाइट मार्बल ग्रेनाइट से की जाएगी और इसके शीर्ष में स्मृति चिन्ह का निर्माण कराया जाएगा। मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल एवं हेलमेट प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा। इसी प्रतीक चिन्ह के सामने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी, जो भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन सप्लाई द्वारा 24 घंटे प्रज्वलित रहेगी। और इस दौरान राज्य के नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के किस जिले में हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
सुकमा जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के सुकमा जिले में गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है। इससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है। यह कार्यक्रम प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा की प्रदेश में शुरुआत 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के अर्जुनी ग्राम से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का विस्तार प्रदेश भर में 3 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 जिलों के 11 जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा कार्यक्रम ने 2 फरवरी 2022 को 16 साल पूरे कर लिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से पिछले 16 वर्षों में प्रदेश के श्रमिकों के हाथों में 25,463 करोड़ 66 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार 2020-21 में उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। प्रदेश में श्रमिकों को इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 अप्रैल 2021 से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35वां। छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 35वां राज्य बन गया है। राष्ट्रव्यापी राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। अब छत्तीसगढ़ का निवासी राज्य बाहर जाने पर किसी भी राज्य की सरकारी दुकानों में छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड के आधार पर सस्ता राशन ले सकेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार घुमंतू बच्चों चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2 बच्चों को हर माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सहायता राशि 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक दी जाएगी। यह राशि महानगरों के लिए 36,000 रुपये, अन्य नगरों के लिए 33,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपये प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता जेल की सज़ा काट रहे हैं या माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर ऐसे बच्चे जो अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार करने पर मजबूर हो रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वां। देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार काम मांगने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। इसमें प्रदेश में 61.39 लाख लोगों ने काम की मांग की है, जबकि इसमें से 12.22 लाख लोगों को काम नहीं मिला था। बता दें कि देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी 1.89 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक देश भर में कुल 11.6 करोड़ लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये राज्य मनरेगा के तहत मांगने पर भी काम न पाने वाले राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के कांकेर जिले में प्रारंभ किया गया आश्वासन अभियान किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
टीबी और कोविड। प्रदेश के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में कोविड एवं टीबी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए आश्वासन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के कलेक्टर चंदन कुमार ने कार्यालय परिसर से स्वास्थ्य विभाग के 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में कोविड एवं टीबी के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों में कोविड वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं, भ्रांतियों एवं झिझक को दूर किया जा सके। बता दें कि जिले में अनामया अभियान के तहत गांव स्तर पर टीबी के सक्रिय मरीजों की खोज हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिन द्वारा सघन खोज अभियान के माध्यम से लक्षणों के आधार पर बलगम की जाँच करवाई जा रही है और साथ ही रोग की पुष्टि होने पर सरकार द्वारा निःशुल्क टीबी का उपचार प्रदान किया जा रहा है, ताकि टीबी जैसे संक्रामक रोग फैलने से रोका जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 फरवरी 2022 से। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 का शुभारंभ 7 फरवरी से किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण 7 फरवरी से, द्वितीय चरण 7 मार्च से तथा तृतीय चरण 4 अप्रैल से प्रारंभ होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान एक विशेष टीकाकरण अभियान है जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती माता जो टीकाकरण में छूट गए हैं अथवा वंचित हो गए हैं उनका हैंड काउंट सर्वे कर विशेष टीकाकरण सत्रों में टीकाकरण किया जाएगा। यह टीकाकरण बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि 7 जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों से की गई है। ये जिले हैं बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 61। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगभग 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाए गए 61 लघु वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा, झाड़ू छिंद, कोदो कुटकी, कुटकी रागी, अमचूर तथा अमचूर भूरा नवीन लघु वनोपज शामिल हैं। वर्तमान में राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धमतरी जिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ धमतरी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। बता दें कि शिक्षा सत्र 2020-21 में आरटीआई के तहत प्रवेशित बच्चों के व्यय प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन मोड में दावा राशि की जानकारी मंगाई गई थी, जिसके तहत जिले के 197 स्कूलों में से 191 अशासकीय स्कूलों द्वारा दावा प्रेषित किया गया है। इस तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में धमतरी जिला 96.95% के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में जिले के 1548 सीटों में 1248 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आइडिया लैब का उद्घाटन किया। बता दें कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर देश का पहला कॉलेज है जहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE आइडिया लैब का शुभारंभ किया गया है।
इस लैब से छात्रों को रिसर्च एवं इनोवेशन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रायपुर स्थित शंकराचार्य कॉलेज को आइडिया लैब स्थापित करने के लिए चुना था। इसमें पूरे देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था, जिसमें से 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आइडिया लैब की स्थापना की गई है। इससे तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कल्पना और सोच को मूर्त रूप देने के लिए इस आइडिया लैब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइडिया लैब योजना के अंतर्गत देश के चुनिंदा संस्थानों में अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी कर सकते हैं। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के तहत जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में पुलिस अधीक्षक, सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत वन मंडलाधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, सीएमओ, नगर पंचायत नगर पालिका, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। बता दें कि राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया है। इसके तहत राजीव युवा मितान क्लब गठन करने का औपचारिक शुभारंभ 3 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसे राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों वार्डों में किया जा रहा है। इसके तहत कुल 13,269 क्लब चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों और जंगल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष करीब 200 सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को ज़रूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी बैग, खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंद ग्रामीणों को नक्सलियों के बहकावे में आने से रोका जा सके। वहीं उनकी मददगार बनकर मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। यहाँ सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के लिए जंगल के अंदरूनी इलाकों को चिन्हित कर वितरित किए जाने वाले सामानों की सूची बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित किया है और इसके साथ ही भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके परिपालन में औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना में राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित करने की, जो भू ब्याजी दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 338 करोड़ रुपए। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 338.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्वीकृत कार्य योजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, विभिन्न जांच परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उन्नयन तथा शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलिटेक्निक की स्थापना इत्यादि के लिए सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के लिए विक्रय सह मार्केटिंग फिलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफ़े का संचालन किया जा रहा है। अब इसे रायपुर और दिल्ली में भी खोला जाएगा। बता दें कि कृषि एवं जलवायु संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से एमओयू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय एवं कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बस्तर संभाग के सुकमा जिले में भी कॉफ़ी की खेती के लिए एरिया चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफ़ी प्लांटेशन से उत्पादन शुरू हो गया है। इसके प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफ़ी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफ़े के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि बस्तर जिले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती को विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोरिया। राज्य में कोसा उत्पादन के मामले में कोरिया जिला भी अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। यहाँ उत्पादित कोसा फल राज्य के जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोसा कपड़े उत्पादक जिलों में आपूर्ति की जा रही है। इस जिले के कोसा उत्पादन में बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह जुड़ी हुई हैं। यहाँ कोसा की 3 प्रजातियों के कीड़े पालने का कार्य किया जाता है, जिसके तहत शहतूत कृमि पालन, टसर कीट पालन एवं नैसर्गिक रैली कोसा कीट पालन शामिल है। प्रदेश के किस वनमंडल में राज्य कैंपा योजना के तहत देवगुड़ियों का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीजापुर वनमंडल। राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा राज्य के सुदूर वनांचल में वनवासियों के आस्था का केंद्र देवगुड़ियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश के बीजापुर वन मंडल अंतर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर वर्ष 2020-21 तक 63 देवगुड़ियों में संरक्षण एवं संवर्धन कार्य अंतर्गत उनके बाउंड्री वाल तथा चैन लिंक फेंसिंग इत्यादि कार्य कराया गया है। यहाँ देवगुड़ियों के संरक्षण एवं संवर्धन से स्थानीय वनवासियों के विश्वास तथा आस्था को मजबूती मिली है, जिससे स्थानीय वनवासी वन विभाग को अवैध कटाई, अतिक्रमण पर रोकथाम सहित अग्नि सुरक्षा आदि के कार्यों में वनों के विकास के लिए परस्पर सहयोग प्रदान करने में जुटे हैं। बता दें कि बीजापुर वन मंडल जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर निवासरत जनजातियों में विभिन्न प्रकार की स्थानीय मान्यताओं के साथ साथ कई देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। इन देवी देवताओं के पूजा स्थल सुदूर वन क्षेत्र में स्थित हैं, जिसे वे पवित्र स्थल के रूप में मानते हैं तथा वहाँ किसी प्रकार के अवैध कटाई, अतिक्रमण, अन्य निषिद्ध कार्य को नहीं करते हैं। इन स्थलों पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहता है। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के मंशानुरूप स्थानीय ग्रामीणों तथा वनवासियों के इन मान्यताओं को बनाए रखने के लिए देवगुड़ियों का संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2022 का सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक। प्रदेश के महासमुंद जिले का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सिरपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया है। 16 फरवरी को महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा एशिया वाटर बर्ड सेंसस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोपरा जलाशय बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी एवं सदस्य सचिव अरुण पांडे के मार्गदर्शन में वन विभाग बिलासपुर द्वारा कोपरा जलाशय में 1 दिवसीय एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में वाटर बर्ड की प्रजातियों की गणना कर ऑनलाइन ई बर्ड ऐप के माध्यम से सफलतापूर्वक पक्षियों की गणना एवं प्रजातियों के प्रकार को लिखा गया। इस जलाशय में 115 वाटर बर्ड की प्रजातियां देखने को मिली है। बता दें कि एशियन वाटर बर्ड गणना कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम अरुण भरोस के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र 2022-23 से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। इन स्कूलों में अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बता दें कि वर्तमान में राज्य में 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों को वरदान साबित होने की वजह से हिंदी माध्यम स्कूलों को भी उत्कृष्ट बनाने की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने अंग्रेजी स्कूलों की तरह ही अब उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के परिपालन में आगामी शिक्षा सत्र 2022-23 से राज्य में 32 उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल विभिन्न जिलों में प्रारंभ किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुर्ग जिले में। प्रदेश के दुर्ग जिले में वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में गिद्धों की लुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है, जिससे जिले में इसके संरक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है। यह पहली बार प्रदेश में बिलासपुर और मुंगेली जिले में देखा गया था, जिसे अब दुर्ग के धमधा ब्लॉक में देखा गया है। यहाँ के कलेक्टर डॉक्टर एस.एन. भूरे ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग को मिलकर वल्चर रेस्टोरेंट के लिए जगह चिन्हांकित करने और उसे बनाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ इजिप्शियन प्रजाति के गिद्ध बड़े पेड़ों पर घोंसला बनाकर रह रहे हैं। अब यहाँ इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए वल्चर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12 जिलों में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल 12 जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा एवं 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम एवं रायगढ़ में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें राइस फोर्टिफिकेशन की 100% राशि 39.59 करोड़ रुपए राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। बता दें कि फोर्टिफाइड चावल आयरन और विटामिन से युक्त होता है। इस चावल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, जिंक सभी पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्थ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में राज्य के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों के एकीकृत ब्रांड नेम अर्थ लॉन्च किया गया। अब इसके साथ ही बाजारों में अर्थ ब्रांड नेम से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के गिफ्ट हैम्पर विक्रय के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा अर्थ ब्रांड के लोगों का विमोचन भी किया गया और इसके साथ ही प्रदेश के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से जैविक गुलाल एवं पूजन सामग्री तैयार करने के लिए संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा श्री गणेश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत प्रथम चरण में दुर्ग एवं रायपुर जिले के 10 गौठानों में जैविक गुलाल एवं पूजन सामग्री निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए दोनों जिलों में 150 महिला स्व सहायता समूहों को जोड़ा गया है। यहाँ महिला स्व सहायता समूहों द्वारा जैविक गुलाल के साथ साथ पूजन सामग्री जिसमें चंदन पाउडर, रोई बत्ती, कुसुम, रोली हवन आदि सामग्री तैयार किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए बालवाड़ी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6536। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत बालवाड़ी की स्थापना करने की पहल की है। इसके तहत प्रदेश में कुल 6536 बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन बालवाड़ी केंद्रों प्ले स्कूलों में खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से नवनिहालों के सीखने पर जोर दिया जाएगा। बालवाड़ी प्ले स्कूल की स्थापना के तहत प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के अंतर्गत 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों पर प्ले स्कूल आंगनबाड़ी की स्थापना की जाएगी जहां आंगनबाड़ी और प्राथमिक शाला एक ही प्रांगण में हो और ऐसे केंद्रों की संख्या प्रदेश में 6536 है जहां प्राथमिक शालाएं आंगनबाड़ी में ही स्थित हैं। प्रस्ताव के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से ही बालवाड़ी बाल वाटिका का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में बालवाड़ी में प्रवेश के लिए 5 से 6 वर्ष आयु उम्र के बच्चों की अनुमानित संख्या 1,15,000 है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना परिव्यय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को टीबी पर नियंत्रण के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिले को। प्रदेश के बस्तर जिले को टीबी रोग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामांकित किया गया है। टीबी नियंत्रण विभाग के मुताबिक 2015 से 2020 तक यहां टीबी की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को नामांकित किया गया है। बता दें कि इस दौरान टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर जिले ने एक और बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। छत्तीसगढ़ शासन राज्य 6 कार्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के 15 पॉइंट इंडिकेटर रैंकिंग में बस्तर जिला वर्ष 2019 में चौथे स्थान पर रहा है। इस प्रकार वर्ष 2020 जनवरी से दिसंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में 88 अंकों के साथ यह प्रथम स्थान पर आ गया है। बस्तर देश का एक दुर्गम क्षेत्र है और समयकाल 2015 से 20 में कोविड-19 के बावजूद भी जिले ने अच्छी प्रगति की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब तक वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 69.50 लाख परिवारों को। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत अब तक कुल 69,50,049 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसमें अंत्योदय के परिवार, निराश्रित निःशक्तजन, प्राथमिकता वाले परिवार एवं बीपीएल परिवार शामिल हैं। राशन कार्ड धारियों में 54,60,678 परिवार ग्रामीण इलाके के तथा 14,89,371 परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में प्राथमिकता वाले 45,05,000 परिवारों को, अंत्योदय के 14,21,000 परिवारों को तथा 38,000 निराश्रित परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। इन कार्ड धारियों में निःशक्तजन की संख्या 11,483 तथा एपीएल सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड की संख्या 14,89,000 है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरंग से। रायपुर जिला अंतर्गत आरंग के कुम्हारी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह लाल बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति 4वीं या 5वीं सदी के आसपास की है। इसके अलावा यहाँ गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। बता दें कि यहाँ आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव के उत्तर में बगधरा देव स्थल के पास स्थित जमीन पर मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत के तहत खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के दौरान ही मजदूरों को यह मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति और खुदाई में मिले बर्तनों को संस्कृति विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इस मूर्ति को जल्द ही लोग महंत गुरु घासीदास संग्रहालय में देख सकेंगे। हाल ही में किस राज्य में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पहली बार नारकोटिक्स सेल का गठन किया गया है। इसमें रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम तैयार की गई है, जो नशे के अवैध धंधों के खिलाफ कार्य करेगी। इसमें तस्करी और अवैध तरीके से नशीले टेबलेट, गांजा, चरस, ड्रग्स, हेरोइन जैसे केस पर इस स्पेशल टीम की खास निगाह रहेगी। इस संबंध में आदेश रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल द्वारा जारी किया गया है। इस टीम में 8 अफसरों और कर्मचारियों को रखा गया है। यह नारकोटिक्स सेल खास तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम देगी। इसमें नशे के अवैध धंधों पर नकेल कसने के लिए तस्करों को पकड़ने के अलावा इस बात की भी गहन जांच की जाएगी कि तस्करी में आने वाला नशे का सामान किसे भेजा जा रहा है और कौन भेज रहा है। अगला प्रश्न है, रायपुर के हमर अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश में कितने हमर नए अस्पताल खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 52। प्रदेश की राजधानी रायपुर के हमर अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश में 52 नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे और इसके साथ ही 57 हमर लैब भी खोले जाएंगे। इस लैब में 113 तरह की जांच के लिए निःशुल्क और रियायती दरों पर सुविधा मिलेगी। इस लैब में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्ट के साथ साथ डेंगू और कोविड टेस्ट भी किए जा सकेंगे। और इसके साथ ही प्रदेश के 28 जिलों में मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए 28 नए अस्पताल खोलने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए केवल बिलासपुर में ही अस्पताल है। हमारे अस्पताल में 12 घंटे ओपीडी, 24 घंटे इमरजेंसी इलाज, जांच, इलाज व दवा फ्री, ऑनलाइन फार्मेसी जांच, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी जांच, आँख और दांत का इलाज तथा 154 तरह की दवाएं उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2015-16 की तुलना में 2020-21 में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18%। भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में 2015-16 से 2020-21 के मध्य शिशु मृत्यु दर में 18% की कमी आई है। बता दें कि केंद्र सरकार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में शिशु मृत्यु दर गिरकर 2020-21 में 44.3 प्रति हज़ार हो गई है, जो कि 2015-16 में 54 प्रति हज़ार थी। इसी तरह प्रदेश में 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर में 22% और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 23% की कमी आई है। प्रदेश में सीमार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला स्व सहायता समूहों,
शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों, अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय करने के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय में सी मार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति सी मार्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं अन्य प्रशासन विभाग के साथ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक को सदस्य बनाया गया है। इस समिति द्वारा राज्य भर के डेटाबेस के संकलन के लिए सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलेवार सामग्रियों की जानकारी का संकलन किया जाएगा और साथ ही पूर्णकालिक सी मार्ट की स्थापना होने तक तत्कालीन रूप से सी मार्ट के संचालन के लिए मार्गदर्शिका भी समिति द्वारा तैयार की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना हो गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 85.7%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुई है। यह वर्ष 2015-16 में 70.2% था, जो कि अब 2020-21 में बढ़कर 85.7% हो गया है। बता दें कि प्रदेश में संस्थागत प्रसव बढ़ाने की ओर किए जा रहे प्रयासों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा शिशुओं की मृत्यु दर को शीघ्र न्यूनतम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज, 21 जिला अस्पतालों में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट की स्थापना की गई है, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग स्वयं एम्स रायपुर के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा आयोडीन नमक का उपयोग किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 98.5%। वर्ष 2020-21 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के सर्वे के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 99% एवं शहरी क्षेत्रों में 98.3%, इस तरह कुल 98.5% लोगों द्वारा राज्य में आयोडीन नमक का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि विशेषकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में आयोडीन की कमी घातक होता है। आयोडीन मानव शरीर के संतुलित विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। घर में आयोडीन नमक हमेशा एयर टाइट बंद डब्बे में रखना चाहिए। वह उपयोग के बाद डब्बे के ढक्कन को अच्छी तरीके से बंद करें, जिससे कि नमक में मौजूद आयोडीन हवा में वाष्पीकरण न हो। और इसके साथ ही नमक का उपयोग खाना बनाते समय सीधे नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के बाद सब्जी, दाल आदि में नमक का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आयोडीन का उपयोग मानक मात्रा अनुसार शरीर में हो सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में राज्य के सभी जिलों में सर्वे पूर्ण किया गया है। वर्तमान में राज्य के चयनित 4 जिले रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर एवं जसपुर में ग्वाइटर रिसर्वे का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ी में विशेष वेबिनार अपन भाखा जियो का आयोजन किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ी में विशेष वेबिनार अपन भाखा जियो का आयोजन किया गया था। यह वेबिनार अपन भाखा माँ अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली भाषा पर वेबिनार था। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के वेबिनार में सभी अतिथियों ने मातृभाषा के महत्व को अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से विस्तृत रूप से बताया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने और शिक्षकों को इसके लिए तैयार करने का विशेष जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, रामपाल का ऐतिहासिक प्रसिद्ध शिव मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर जिले में। प्रदेश का बस्तर जिला जगदलपुर नगरनार इलाके के माड़पाल से लगे गांव रामपाल में ऐतिहासिक शिव मंदिर स्थित है। अब इस ऐतिहासिक शिव मंदिर को भव्य मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा।
यहाँ मंदिर में मिली घंटियों में साल 1806 और लंदन शब्द अंकित पाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण साल 1806 में स्थापित किया गया होगा। इसके अलावा यहाँ पुराने समय की ईंटें भी मिली हैं, जिसे देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ईंटें सैकड़ों साल पुरानी हैं। यहाँ दूर दूर से लोग लिंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मावली माता का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मावली माता का मेला नारायणपुर जिले में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ऐतिहासिक माता मावली मड़ई मेला 2022 का आयोजन 23 फरवरी से प्रारंभ होकर 5 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 27 फरवरी रविवार को उद्योग मंत्री कवासी लखमा के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस प्रसिद्ध मावली माता मड़ई मेला का आयोजन लगभग 800 वर्ष पूर्व से भी अधिक समय से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में हाल ही में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा जिले में। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी दंतेवाड़ा जिले के फरसपाल में ढोलकल पर्वत के निकट आयोजित परशुम करसाड़ मेला सह परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव 20 फरवरी से प्रारंभ होकर 22 फरवरी 2022 तक संपन्न हुआ। बता दें कि जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ ढोलकल शिखर पर भगवान गणेश व परशुराम जी का युद्ध हुआ था। इसी दौरान भगवान परशुराम अस्त्र फरसा फरसपाल गांव के पास गिराए थे, जिससे इस गांव का नाम फरसपाल पड़ा था। फरसपाल में भगवान परशुराम की प्राचीन प्रतिमा खुले में स्थापित किया गया है, जहां पर खास मौके पर यहां पूजा पाठ किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता प्रदान करने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुतोष अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अनुतोष अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। अनुतोष अभियान के अंतर्गत जिन भी जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन संबंधी परेशानी है अथवा जनोपयोगी सेवाएं अर्थात परिवहन सेवा जिसमें यात्री एवं माल की ढुलाई, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा, प्रकाश या पानी की आपूर्ति, अस्पताल या औषधालय में सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवा संबंधी कोई भी परेशानी हो तो वे इस संबंध में अपना आवेदन सीधे छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर में अपने संपूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्तर पर हेल्प डेस्क के रूप में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां से प्रस्तुत आवेदनों पर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर पीड़ित पक्षकारों को त्वरित राहत दिलाए जाने के लिए बाबत आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रदेश में क्लब फूड के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीमारी से। क्लब फूड बच्चों में होने वाली एक प्रकार की विशेष बीमारी है। बच्चों में शारीरिक असमानताओं के कारण आमतौर पर जन्म के बाद पैरों का अंदर या बाहर की ओर मुड़ा होना या मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक सामान्य से कम होने के कारण पैर का लचीला होना क्लब फुट कहलाता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में इस विकृति का उपचार नहीं किया जाता है तो यह विकृति आजीवन विकलांगता का कारण बन सकती है। उपचार के बिना क्लब फुट के द्वारा पैदा हुआ बच्चा चल दौड़ या खेल नहीं सकता। क्लब फुट दुनिया भर में सबसे आम जन्मजात शारीरिक अक्षमताओं में से एक है। यह 1000 नवजात शिशुओं में से 3 शिशुओं में यह विकृति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्लब फुट की जन्मजात शारीरिक अक्षमताओं से जूझ रहे बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। राज्य में अब तक क्लब फुट से पीड़ित 3962 बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। राज्य में जन्मजात क्लब फुट से पीड़ित बच्चों के सर्जरी की सुविधा 3 चिकित्सा महाविद्यालयों रायपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर तथा 7 जिला अस्पतालों रायपुर, दुर्ग,
रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर एवं अंबिकापुर में निःशुल्क उपलब्ध है। इन मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 15 से 25 फरवरी तक शिविर लगाकर क्लब फुट की जांच की जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमन ज्योति जाहिरे को। छत्तीसगढ़ के अमन ज्योति जाहिरे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। भारतीय बाल कल्याण परिषद नई दिल्ली ने कोरबा जिला निवासी अमन ज्योति का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया है। साहसिक कार्यों और बहादुरी के लिए बच्चों को नगद राशि सहित प्रमाण पत्र के साथ भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बता दें कि इससे पहले अमन ज्योति को उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा राज्य वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित समारोह में राजभवन में बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया था। कोरबा के रहने वाले 15 वर्षीय अमन ज्योति ने पिकनिक स्पॉट पर गए एक डूबते व्यक्ति की जान बचाई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गिरीश चंदेल। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल एवं कुलाधिपति अनुसुईया उइके ने डॉक्टर गिरीश चंदेल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं बायोटेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विभागाध्यक्ष इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 14 के उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है। बता दें कि डॉक्टर गिरीश चंदेल देश के प्रख्यात पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं। वे छत्तीसगढ़ के सिमगा हथबंद के ग्राम कुकराचुंदा के मूल निवासी एवं किसान परिवार में जन्मे डॉक्टर चंदेल को कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन का 30 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 7 वर्षों का अनुभव विशेष रूप से सूखे और पोषण अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट बुनियादी सुविधाओं और निर्माण और पोषण प्रबंधन पर रहा है। इसके अलावा उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित बोरलॉग फिलोसॉफी और अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस की भी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उन्होंने धान की बायोफर्टिलिटी प्रजातियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का कौन सा जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिला अस्पताल। प्रदेश का दुर्ग जिला अस्पताल डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स के लिए मान्यता हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान बन गया है। बता दें कि डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल को ईएनटी, नाक, कान, गला और पीडियाट्रिक शिशु रोग के लिए डीएनबी कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। डीएनबी कोर्स की मान्यता प्राप्त होने के बाद अब हर साल ईएनटी और पीडियाट्रिक की 2-2 सीटों पर पात्र चिकित्सक कोर्स पूर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। दुर्ग जिला अस्पताल में डीएनबी कोर्स की अनुमति जनवरी 2022 से दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई है। इसके लिए अस्पताल में कार्यरत ईएनटी एवं पीडियाट्रिक विभाग के चिकित्सकों को फैकल्टी निर्धारित किया गया है। यह डीएनबी 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 जिलों में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 8 जिला अस्पतालों में जीवन धारा नाम से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के 8 जिलों दुर्ग, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर और महासमुंद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन जिलों में कुल 36 मशीनों की स्थापना की गई है। किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है और इसी के तहत आर्थिक बोझ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर नहीं जाना पड़ रहा है और इससे मरीजों के श्रम, धन और समय की भी बचत हो रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलासपुर जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का लोकार्पण बिलासपुर में किया गया है। इसे स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसकी कुल लागत 6 करोड़ 77 लाख रुपए है। इसे कुल 3.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया गया है। इसमें 200 लोग बैठ सकेंगे। इस प्लेनेटोरियम में शहर वासियों को दिन में ही आकाशीय नज़ारे के अवलोकन के साथ साथ विज्ञान तथा खगोल शास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इस प्लेनेटोरियम में 4K सिग्नल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट लगाया गया है। इसके अलावा प्लेनेटोरियम परिसर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मनाया जाने वाला बूटा कटाई तिहार किस वृक्ष अथवा पौधे से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेंदू पौधे से। बूटा कटाई का अर्थ है शाख कर्तन, जिसे प्रदेश की स्थानीय भाषा में बूटा कटाई कहा जाता है। तेंदूपत्ता के छोटे पौधे जिन्हें बूटा कहा जाता है, उन्हें धारदार हथियार से जमीन सतह से कटाई करना शाख कर्तन कहलाता है। इससे उन पौधों में ताजे हरे नए पत्ते निकलते हैं, जिन्हें हरा सोना कहा जाता है। इस वर्ष 2022 में यह बूटा कटाई तिहार 3 से 5 मार्च 2022 तक मनाया जाएगा। यह मुख्यतः कोंडागांव जिले के अंतर्गत दक्षिण कोंडागांव वन मंडल में मनाया जाता है। इस त्यौहार के द्वारा यहाँ उच्च गुणवत्ता के तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जाता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि दक्षिण कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वन उपज उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। वहीं वर्ष 2019 व 2020 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया जाता है। तेंदूपत्ता संग्रहण के मामले में बिलासपुर वन मंडल पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से विद्युत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से विद्युत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई के मध्य एमओयू किया गया है। राज्य के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाएं बिजली बनाएंगी। इसके लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई से गोबर से विद्युत उत्पादन की आधुनिक तकनीक निसर्गुणा के हस्तांतरण के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मध्य एमओयू हुआ है। अब राज्य में गौठानों में गोबर एवं कृषि अपशिष्ट से बिजली एवं जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध किया है। इससे खेतों में पराली जलाने और कार्बन उत्सर्जन पर भी रोक लगेगी। बता दें कि राज्य का लगभग 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। इससे छत्तीसगढ़ राज्य देश को 16% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 27 फरवरी को यूनियन क्लब रायपुर में मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट 2022 का शुभारंभ किया। बता दें कि गोंडवाना कप टूर्नामेंट का शुरुआत 85 वर्ष पहले सन 1937-38 में हुआ था और यहीं यूनियन क्लब रायपुर ही गोंडवाना कप का सर्वप्रथम आयोजक भी रहा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ टेनिस संघ ने पिछले वर्ष गोंडवाना कप ITF वुमेन्स टेनिस स्पर्धा की शुरुआत की है। इसमें बेटियों को अवसर और खेल प्रतिभा के साथ सभी के लिए अवसरों की समानता को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए किया गया है।